हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आप सभी ने दिवाली मना लिया होगा, तो अब अपनी पढ़ाई भी करिए। दिवाली बहुत मना लिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी बहुत पास है। आप सभी को पता है जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसका डेट भी आ गया, आपका जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम है। तो अब हम ये जो प्रैक्टिस सेट है इसे कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट रुक जाता है क्योंकि मैं थोड़ा अपना पढ़ने लगती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आपका नहीं करा पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका प्रैक्टिस सेट दे पाऊँ। और जैसे कि आपका हमने एनसीईआरटी भी दिया था, आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने दे दिया है और बची आपकी 7 और 8 की एनसीईआरटी है। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, हम उसको कंप्लीट कराएंगे। अगर हमने कहा है तो हम कंप्लीट ज़रूर कराएंगे उसे। आपके एग्जाम से पहले वो कंप्लीट हो जाएगी। तब तक जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, जो भी चलते हैं, आप पढ़ा करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पहले हमने आपको 2011 का पेपर करा रहे थे हम, तो हमने ये सोचा है कि पहले क्यों ना हम आपको वो पेपर कराएं जो अभी फ़िलहाल में आपके पेपर होते हैं। और आप वो पेपर देखिए जो अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। बाद में जब टाइम बचेगा तो हम पीछे के क्वेश्चन को करा देंगे, क्योंकि देखिए पीछे के क्वेश्चन से और अब के क्वेश्चन से लेवल में बहुत अंतर आ गया है। तो पहले हम अब के लेवल के क्वेश्चन को देखते चलेंगे, बाद में हम जो पीछे हुआ क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे। तो देखिए ये जो आज का पेपर है ये आपका 6 फरवरी 2023 का पेपर है। तो आज केवल हम 10 क्वेश्चन करेंगे या तो 15 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते रहेंगे। डेली हम 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप डेली 15 क्वेश्चन भी सीडीपी से करते हैं तो आराम से आप 27 या 28 नंबर ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप सभी एक बार सिर्फ क्या करेंगे, सरसरी निगाह से थ्योरी को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी में लीन नहीं होना है कि हमें रटना है, क्योंकि ये हमारा यूपी टेट नहीं है कि हम थ्योरी को रट लेंगे तो हमारा सीटेट निकल जाएगा। देखिए सीटेट का सबसे मेन मुद्दा क्या है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ये समझने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से आपको आज देखते हैं और क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, नहीं तो क्योंकि आप आंसर देख लेते हैं, आप लोग बहुत चालाक है भाई। चलिए देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, तो हम सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर परिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक, बी है गत्यात्मक, सी आपका है सोशल, डी है आपका कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा, क्या होगा इसका उत्तर। तो आइए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कॉग्निटिव मतलब कि आपका संज्ञानात्मक। तो देखिए कैसे संज्ञानात्मक होगा, एक ट्रिक से आप याद रखिएगा। कहीं भी अगर आपका समस्या समाधान आए, समालोचनात्मक चिंतन आए, तार्किक स्पष्टता आए, तो समझ लीजिए ये आपके संज्ञान से संबंधित है, ठीक है। ये देखिए एक ट्रिक है, इससे भी आप चीज़ें पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जहाँ समस्या समाधान आए, तार्किक है, अगर आपको संज्ञानात्मक उसमें आपका ऑप्शन है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए है सिर से पैर की ओर, बी है जटिल से सरल की ओर, सी है बाह्य से केंद्र की ओर, डी है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए इसमें पूछना चाहता है जो आपका विकास होता है वो किधर से स्टार्ट होता है, आपके सर से पैर की ओर होता है या पैर से आपके सर की ओर होता है। तो आप सभी को पता है जो हमारा विकास होता है वो हमेशा सिर से क्या होता है, पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप इसको सही कर लीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। अब देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, इसके दौरान हमारा समाजीकरण पहला समाजीकरण पूछा है, मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है। तो अब आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा उत्तर हमारा। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका जनसंचार माध्यम परिवार, बी है विद्यालय परिवार, सी है परिवार विद्यालय, डी है मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए हमेशा कभी भी आप देखेंगे तो जो आपका
प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब प्राथमिक जो आपका ये आएगा ये परिवार होगा, और सेकेंडरी जो होगा आपका विद्यालय होगा। देखिए बच्चा पहले कहाँ से सीखता है, पहले आप परिवार से सीखेंगे, आप छोटे रहेंगे तो परिवार से सब कुछ सीखे होंगे, उसके बाद आप विद्यालय में सीखते हैं। तो पहला हमारा कौन हो गया, परिवार हो गया, दूसरा कौन हो गया, हमारा विद्यालय हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती। देखिए संतुष्ट परिणाम नहीं देती है, ठीक है, नहीं का ध्यान दीजिएगा। तो डैश उत्पन्न होता है। अगर कोई भी स्कीम है वो आपको संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा, आप एक इमेजिन करिए। ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है असंतुलन, सी है संरक्षण, डी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो अब आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब कैसे होगा, जैसे देखिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप में क्या होगा, असंतुलन फैलेगा। अब इससे याद रखिएगा कि आप में क्या होगा, असंतुलन फैलेगा। तो वही पियाजे जी ने भी बताया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार भी यही है कि अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो आप में क्या उत्पन्न होगा, तो असंतुलन उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अब इतना मैं कराने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होगी। हाँ लेकिन मैं सोच रही हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो से हम आपको सारी चीज़ें फटाफट से बताते चलेंगे। जैसे अब देखिए संवेदी गामक अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है, तो 0 से 2 होता है। संवेदी गामक होता क्या है, जैसे कि जब बच्चा 0 से 2 साल होता है तो इशारों से आपको क्या करता है, इशारे से काम करता है। क्योंकि वो बोल नहीं पाता है तो क्या करता है, अगर उससे भूख लगती है तो वो रोता है, ठीक है, कोई चीज़ चाहिए रहता है तो चिल्लाने लगता है। तो आप समझ जाते हैं कि इसे ये चीज़ चाहिए, आपने उसका खिलौना छीन लिया है तो रोने लगता है। इस तरीके से ये क्या आपका संवेदी गामक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपका 2 से 7 वर्ष, जब बच्चा 2 वर्ष में पहुंचता है तो 7 वर्ष तक ये क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 7 वर्ष तक होती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है आपका 7 से 11 वर्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। देखिए जीन पियाजे जी हैं, देखिए ज़्यादा 2023 में जीन पियाजे जी को पूछा है। अब आप जाएंगे आज क्या करेंगे, जीन पियाजे की पूरी थ्योरी को पढ़ डालिएगा, जीन पियाजे क्या कहे हैं, किस तरीके से कहे हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से, ये बच्चे की अवस्थाओं को बताते हैं, पूछते हैं कि बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। मतलब वस्तु अस्थायित्व को वो समझना आरंभ कर देते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे समझना चीज़ों को आरंभ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है आपका, जैसे संवेदी गामक हो गया, एक सेकेंड, अब देखिए संवेदी गामक हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी हो गया पूर्व संक्रियात्मक, सी हो गया मूर्त संक्रियात्मक, डी हो गया आपका औपचारिक संक्रियात्मक। अब यहाँ पर सही उत्तर आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो देखिए हम सही उत्तर बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, संवेदी गामक, क्योंकि बच्चा जैसे ही 0 से 2 वर्ष में रहता है तभी वो वस्तु अस्थायित्व को समझना प्रारंभ कर देता है। कैसे करता है, जैसे अगर आपने उसको डांट दिया तो वो रोना शुरू कर देता है, या आप उसने कोई चीज़ लिया है तो आपने उसको छीन लिया तो भी वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ उसमें समझ उत्पन्न हो गई है, ठीक है। भले ही बहुत, जैसे कहते हैं भले ही पूरी तरह से समझ नहीं उत्पन्न हुई है, लेकिन स्टार्टिंग आपका यहीं से हो जाता है। जो वस्तु अस्थायित्व की समझ होती है वो उसका स्टार्टिंग आपके संवेदी गामक से ही होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब संवेदी गामक कितना होता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, ये आप सभी को पता है। अब चलिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आप सभी याद रखिएगा। देखिए संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है। अब इसमें आप सभी याद रखिएगा कौन कैसे कैसे क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपने याद रख लिया तो समझ लीजिए इसमें से 10-15 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए वस्तु अस्थायी अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्थायी समझता है संवेदी गामक में, और लक्ष्मोन्मुख हो जाता है, व्यवहार का उद्भव हो जाता है। जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, मतलब 2 से 7 वर्ष तक आता है, तब क्या करता है, उसमें आत्मकेंद्रिता आ जाती है, काल्पनिक चीज़ें उसमें उत्पन्न होने लगती है, वो कल्पना करने लगता है, प्रत्यक्ष बोध का उसमें विकास हो जाता है। और फिर तीसरे अवस्था में क्या आता है, मूर्त अवस्था, बच्चा जैसे ही 7 साल में पहुंचता है, 7 से 11 साल के बीच में क्या होता है, उसमें
क्रमबद्धता आ जाता है, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। अब देखिए 7 से और सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, मूर्त तार्किक चिंतन करता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। अब इसी को अमूर्त संक्रियात्मकता भी बोलते हैं। ये जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक है, इसे याद रखिएगा आप सभी, 11 से 15 साल तक है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इन्हीं दो से पूछता है, इन दो को आप रट लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसे छोटा करना पड़ेगा। देखिए सीटेट में यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। मतलब रमन एक बच्चे का नाम है और हेंज भी किसी का नाम है। ठीक है, ये दो लोग हैं। रमन के सामने, मान लीजिए आप रमन हैं, आपके सामने हमने किसी आपके दोस्त हेंज की दुविधा को प्रस्तुत किया। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। हेंज ने क्या किया था, पैसा चुराया था। आपने कहा कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। ये आपका सोच है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो आप किस अवस्था में हैं। ठीक है, आप ये समझा रहे हैं, आपका दोस्त अगर चोरी कर रहा है तो आप समझा रहे हैं कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए क्या है, अव्यवस्था पैदा करेगी। तो आप इस टाइम किस विकास की अवस्था में, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे रमन की जगह किसी और का नाम दे देगा, हेंज की जगह और किसी का नाम दे देगा, चीजें वही रहेंगी यहाँ पर। ठीक, इसको याद ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन ए है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, डी है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर आप कानून के हिसाब से बता रहे हैं, आप उसकी जरूरतों के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। देखिए वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चोरी कर रहा है, लेकिन आप कानून के तौर पे बता रहे हैं कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, समाज में ये अव्यवस्था पैदा करेगी। तो आप इस अवस्था में है कि आप कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में जा चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में आप हैं। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। जैसे कि कानून में होता है ना कि चोरी करना अपराध है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में आप हैं, क्योंकि आप उन्हें अपराध बता रहे हैं। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए यहाँ से देखते हैं। अच्छा, हमने क्वेश्चन आपको अच्छे, एक सेकेंड, कहाँ तक पहुँचे थे हम सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है। देखिए लेव वाइगोस्की, ठीक है, अब इनका नाम बस याद आप ध्यान रखिएगा। अब हम इनको आपको ट्रिक बताते हैं, इनको याद कैसे रखना है। ठीक, ऑप्शन ए है सामाजिक पृथक्करण अधिगम से योगदान देता है। लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार कौन सा कथन सही है, इनके विचार को बताना है। अब बस आपको हमने क्या कहा है, लेव वाइगोस्की को याद रखिए। देखिए अगर हम आपको 10 क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें से आप 20 क्वेश्चन करेंगे, तो लेकिन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। बी है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। सी है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। डी है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम में प्रक्रिया योगदान देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका डी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब डी तो सही हो गया। अब कैसे सही हो गया, अब हम आपको बताते हैं ट्रिक। जैसे देखिए क्या है, कल्चरल टूल कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम में प्रक्रिया में योगदान। अब देखिए कहीं भी आपके लेव वाइगोस्की आ जाएं, ठीक है, अब एक वर्ड आप याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जहां भी लेव वाइगोस्की आएंगे आपको यहाँ पर सांस्कृतिक जरूर दिया रहेगा। ये आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए और आप याद कर लीजिए। देखिए हमने एग्जाम दिया है और हमें पता है ये चीज़ें कैसे ट्रिक से हमें करनी है। देखिए हर चीज़ें हमें याद नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें ट्रिक भी लगाना होता है। यहाँ पर हमें आपको पीएचडी नहीं करना है कि नहीं हमें यहाँ पर पीएचडी करना, हमें सिर्फ सीटेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाकी हमें इनसे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो आप याद रखेंगे जहाँ भी लेव वाइगोस्की आएंगे वहाँ पर आप याद रखिएगा सिद्धांत। ठीक है,
सॉरी ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत याद रखिएगा। जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक दिखे और लेवागेस्की दिखे सीधा बस टिक कर दीजिए आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए चीजें हम आपको ट्रिक से बताएंगे और अगर आप ध्यान देंगे तो आप आगे खुद बे खुद आप क्वेश्चन का आंसर देने लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है कि लेवागेस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। ठीक है, अब फिर देखिए लेवागेस्की जब क्या गए, अब इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, देखिए पियाजे जी से पूछा है आपका और लेवागेस्की। देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, 2-4 पेपर को हम हल करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको पियाजे को लेवागेस्की को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और फिर से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सभी दोहराइएगा। देखिए आपको लेवागेस्की और पियाजे जी आराम से याद हो जाएंगे। देखिए लेवागेस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, किसको, अधिगम को। अब आइए लेवागेस्की जी आ गए, तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय अनुकरण, बी है सहभागी अधिगम, सी है व्याख्यात्मक शिक्षण, डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा इसको भी देखते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर बी सहभागी अधिगम। अब देखिए लेवागेस्की के अनुसार क्या होता है कि शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो, देखिए लेवागेस्की क्या कहते हैं कि इनमें क्या है कि जो हमारा अधिगम है, शिक्षण का अधिगम है, अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। इनका कहना है कि जो हमें सहयोगी अधिगम मिलता है यह एक प्रकार का क्या है, सहयोगी शिक्षा है, जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि और अवधारणाओं की चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। ठीक है, यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सहयोगी अधिगम। सहयोगी मतलब सहभागी अधिगम या सहयोगी अधिगम। सहभागी अधिगम में क्या होता है, सहयोगी अधिगम है। ठीक है, कॉर्पोरेटिव लर्निंग। अब अगला हम आते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हम ट्रिक नहीं लगा सकते, वहां पे हमें याद ही करना होगा। अब अगला क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। देखिए बाल केंद्रित, देखिए 2 तरीके की शिक्षा होती है, एक शिक्षक केंद्रित मान लीजिए और एक बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, वो शिक्षक के अकॉर्डिंग चलती है और बाल केंद्रित में क्या होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन हमारी एनसीईआरटी किस शिक्षा को मानती है, बाल केंद्रित शिक्षा को ये महत्व देती है, न कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा को। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, अपने तरीके से पढ़ाएगा, बच्चा को आए ना आए कुछ भी हो, अगर हम आए हैं चैप्टर है तो चैप्टर को पढ़ा के चल दिए, वो शिक्षक केंद्रित हो गया। लेकिन अगर हम आए हैं बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके से, तो बच्चे का हो गया, मतलब बाल केंद्रित हो गया। तो अब आइए देखते हैं कि ये शिक्षा किसकी अनुशंसा करेगी। अब इतना बता देने के बाद तो आप तो आंसर दे ही लेंगे। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या, बी है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। अब आइए उत्तर देखते क्या होगा। अब देखिए अभी हमने आपको बताया है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे सही होगा, अभी हमने आपको बताया है कि अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा है तो शिक्षक आएगा, मतलब टीचर, अगर आप टीचर हैं आएंगे, बच्चे को अपने मनमानी पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो आप सबका ध्यान देंगे कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, व्यक्ति विभिन्नताओं पर आप ध्यान देंगे, मतलब अलग अलग बच्चा है तो अलग अलग चीज़ों पे हम अब उसकी विभिन्नताओं पे क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे। कोई कम सीख रहा है, कोई ज़्यादा सीख रहा है, कोई बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा है, कोई बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, कोई बहुत जल्दी से सीख ले रहा है, तो उस पर हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। यही हमारा बाल केंद्रित का क्या है, अनुशंसा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो कल से हम 15 क्वेश्चन करेंगे। अब है हार्वर्ड गार्डनर आ गए। देखिए अब देखिए कितना टॉपिक से आप देख सकते हैं कि अगर हमने 2011 पढ़ाया होगा तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, इसमें देखिए सारे वैज्ञानिकों से क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ेंगे,
जीन पियाजे को पढ़ेंगे, लेवाइगस्क्यू को पढ़ेंगे। इन लोग को आप सभी को रट डालिए एक बार, तब इनसे क्वेश्चन करिए आप, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं इन लोग को आपको एक बार पढ़ा दूंगी। अगर मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी तो मैं अपने नोट्स से आपको कॉपी करके उसको मैं उसी से आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चे एक समान स्तर होते हैं। बी है एक समान योग्यता जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। सी है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी है कि कई प्रकार की होती है, जो आपकी बुद्धि है वो कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी ही होगा हमारा आंसर, सही होगा। क्योंकि देखिए हार्वर्ड गार्डनर, देखिए अब यहाँ पर देखिए हार्वर्ड गार्डनर कहीं भी आए तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत अब याद रखिएगा। जब हार्वर्ड गार्डनर को आप पढ़ेंगे तो इनका सिद्धांत याद रखेंगे आप। इनका सिद्धांत क्या है? बुद्धि को एकाशक्ति रूप में नहीं देखा जा सकता। इसमें क्या है कि ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। कौन? हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी। तो अब इनको हम देख लेंगे कि देखिए कई प्रकार की होती है, जो हमारी बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। यहाँ पे आपको पूछा ही है ना कि बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, यही पूछा है। तो हार्वर्ड गार्डनर जी क्या कहते हैं, जो बुद्धि होती है हमारी वो क्या होती है? कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर बुद्धि है तो वही हमारे भी पास होगी, वही तीसरे के पास होगी, वही चौथे के पास होगी, ऐसा नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं जो बुद्धि है, बुद्धि क्या होती है? कई तरीके की होती है, एक ही तरीके की नहीं होती है। अब देखिए कहीं भी हार्वर्ड गार्डनर आए, आप इनको याद रखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर कहीं भी आएंगे तो वो कहेंगे कि बुद्धि अलग अलग होती है। अब बस इतना याद रखिएगा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप कर लेंगे, ठीक है। बुद्धि क्या होती है? उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी के पास अधिक बुद्धि है, किसी के पास कोई जैसे आप कोई सवाल हल कर रहे हैं तो किसी के पास अच्छी बुद्धि है तो वो हल कर ले रहा है, किसी के पास उस लेवल की बुद्धि नहीं हल कर पा रहा है। बुद्धि कम तेज नहीं होती है, लेकिन क्या होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। देखिए आपकी बुद्धि होती है तो किसी अलग डायरेक्शन में अच्छा काम करती है, किसी और की बुद्धि होती है तो किसी और डायरेक्शन में अच्छा काम करती है। तो हार्वर्ड गार्डनर यही कहते हैं कि जो बुद्धि है वो क्या होती है? अलग अलग तरीके की होती है और हर व्यक्ति के पास क्या होता है? बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आज अपने किसके बारे में पढ़ा? पियाजे के बारे में पढ़ा, लेवाइगस्की के बारे में पढ़ा और हार्वर्ड गार्डनर। अब इन तीनों को आप कल पढ़ कर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। इन तीनों को आप कल पढ़ के आएंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर ये तीनों मनोवैज्ञानिक हमारे साथ आते हैं तो हम इनसे क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो थैंक यू एवरीवन आप सभी को। और अगर देखिए चैनल पर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर किया करिए और सभी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली वीडियो दूँ। मुझे पता है कि मैं अब तक के सीटेट में मैं पूरी वीडियो नहीं दे पाई हूँ, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूँगी आपको पूरी वीडियो दे पाऊँ। तो थैंक यू एवरीवन।